दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल इस वक्त वाक़ई ऐसा लगता है कि वो दोराहे पर खड़ा है। चौराहा मैंने इसलिए नहीं कहा कि ज़्यादा रास्ते नहीं हैं, 2 रास्ते तो बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं। अशांति और उपद्रव का दौर जो चला 2 दिन लगातार बहुत भयानक, पूरी दुनिया देखकर दहल गई, वो थम तो गया है, लेकिन उग्रता जो है वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। छोटी-छोटी बातों पर क्लैश हो रहे हैं, आपस में बातचीत में भी टकराव पैदा हो जा रहा है, घटनाएँ हो रही हैं। लेकिन दोराहा जब मैं कह रहा हूँ तो वो दोराहा ये है कि क्या हम नेपाल हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसे भारत में बहुत प्यार करते हैं लोग और नेपाल के लोग भी भारत को मैं समझता हूँ कि काफ़ी अपने एक निकटस्थ बड़े पड़ोसी मुल्क के तौर पे इज़्ज़त देते हैं। तो इन दोनों देशों में एक-दूसरे के बारे में काफ़ी सोचा जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो इसीलिए मैं अभी एक इंडियन जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जो समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे 2 जो बहुत महत्वपूर्ण मेहमान हैं, वो इस पर ज़रूर डिस्कस करें और हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताएँ कि असलियत क्या है। और वो दोराहा जो मैं देख पा रहा हूँ कि क्या नेपाल जमहूरियत बनी रहेगी वहाँ? क्या वो एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना रहेगा, जो हाल के घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद? या वो फिर किसी हिंदू राजशाही के रास्ते चल पड़ेगा, जो सदियों तक वहाँ पर रही है? तो ये एक मेजर सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण लोग। हमारे साथ इस वक़्त हैं नेपाल के पूर्व मंत्री, विज्ञान और तकनीकी प्रौद्योगिकी मंत्री जो रह चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रहे हैं, सदस्य जो रहे हैं, ये विश्वेंद्र पासवान। पासवान जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ संजय कुमार जुड़ रहे हैं। संजय कुमार हमारे साथ हमारे चैनल पर आपने पहले भी देखा होगा और वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। साउथ एशियन जो अफ़ेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो भारतीय महाद्वीप के हालात इस वक़्त दिखाई देते हैं अलग-अलग देशों में, उनके बारे में बहुत अच्छी समझ है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो या अगल-बगल के और मुल्क हों। तो आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत हम संजय जी आपसे करते हैं, फिर हम विश्वेंद्र जी के पास जाएँगे। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं कि जो अभी हालात है, सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस समय नेपाल में वो ये है कि अंतरिम सरकार जो है या अंतरिम जो शासन है, उसका मुखिया कौन हो? आज हमने देखा कि वहाँ पर जो सुशीला कार्की जी हैं और दूसरे अन्य जो लोग हैं, उनके समर्थकों के बीच में कुछ ऐसा लगा कि जो खबर दिखाई पड़ी है अलग-अलग वेबसाइटों पर, चैनलों पर, तो ऐसा लगा कि आपस में कुछ सहमति नहीं बन पा रही है और जो समर्थक हैं बाहर आपस में कुछ झगड़ भी रहे हैं। तो अभी 3-4 नाम उभर कर आए हैं। एक तो सुशीला कार्की जी, दूसरा नाम आया है बालन शाह का जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। अ, इसके अलावा कुलमान घेसिंग एक नाम आया है जो और भी एक नाम धरांग के जो मेयर हैं उनका भी आ रहा है। तो कुल मिलाकर 3 प्रमुख नाम है लेकिन धरांग के मेयर साहब का भी नाम चल पड़ा है। तो ये जो नाम है इन पर सहमति अभी तक बनती नज़र नहीं आई है। लोग कह रहे हैं कि सुशीला कार्की जी के लिए ज़्यादा लोगों की सहमति है। आपको क्या लगता है कि ये अंतरिम सरकार या अंतरिम शासन के मुखिया चुनने में जो देर हो रही है, वो उसकी वजह क्या आपको लगती है? जी, नमस्कार उर्मिलेश जी नमस्कार हमारे को-पैनलिस्ट पासवान जी। देखिए, एक तो एक चीज़ ये साफ़ हो रहा है कि जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता जा रहा है और जैसे-जैसे जो प्रोटेस्टर्स थे, वो अनफ़ोल्ड और अनरैवल होते जा रहे हैं। एक तो इससे साफ़ लग रहा है कि जो प्रोटेस्ट के पीछे जो इनका जो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट था, कोई प्लानिंग नहीं था, कोई विज़न नहीं था कि कैसे अगर ये बदलाव आएगा तो क्या अल्टरनेटिव देंगे। इसीलिए आप देखें कि जो पिछले 2 दिन से जो बातचीत चल रही है, एक नए अल्टरनेटिव की, एक केयरटेकर गवर्नमेंट की बनाने का नाम पे समझौता नहीं हो पा रहा है। जो हमने हमने जो खबरें सुनी है उसके अनुसार ये जेन ज़ी के लोगों ने ओपिनियन पोल लिया था ऑनलाइन, उसमें सबसे ज़्यादा नाम सुशीला कर्की का ही आया, सबसे ज़्यादा ऊपर वही थी।
और उसके बाद दूसरा जो घीसिंग है वो थे। तो अभी ये समझा अब दो जो आपस में जो मनमुटाव नए जनरेशन में हो गया, ये जो प्रोटेस्टर्स में होगा, उसमें एक आम नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि सारे प्रोसेस में नेपाल की आर्मी अहम भूमिका निभा रही है। सो एक ये भी गौरतलब है कि अब आर्मी का रोल केवल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का ही नहीं रह गया, वो उससे बड़ा कदम और बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं। और एक ये क्या एक ये भी सवाल है जो कुछ एनालिस्ट ये भी पूछ रहे हैं कि क्या नेपाली आर्मी अपने को तैयार कर रही है कि वो भी टेक ओवर कर ले, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हुआ है अतीत में। तो एक ये भी सवाल है। दूसरा ये है जो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसी बीच में मैं एक छोटा प्रश्न है मेरे दिमाग में है कि आप एक ऐसे देश के बारे में हम बात कर रहे हैं जहां की राष्ट्रपति अभी मौजूद हैं, वो अपने पद से न तो इस्तीफा दिए हैं न उनको हटाया गया है। तो राष्ट्रपति के रहते हुए सेना अगर अंतरिम सरकार के मुखिया का चयन करने के प्रोसेस को चला रही है, तो ये मैंडेट उसको दिया किसने है? यही मैं दूसरा जो मैं अगला जो वक्तव्य देने वाले था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि कोई केयरटेकर गवर्नमेंट बन सकता है? क्या कोई जो गैर दलीय लोग हैं, कोई ऐसा आम आदमी, न जो किसी पार्लियामेंट का है, न किसी मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एक्वायर कर सकता है? क्या सेना अध्यक्ष बिना राष्ट्रपति के सहमति के, जो एक इलेक्टेड राष्ट्रपति है, उसके बिना कोई भी गवर्नमेंट को शपथ दिला सकते हैं, चुन सकते हैं? तो इस सारे प्रोसेस में ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है कि ये जो सेना अध्यक्ष हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एटलीस्ट प्रेसिडेंट जो अभी हैं, उनको उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। और भी जो खबरें आ रही है कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे नेपाली कांग्रेस हो, चाहे प्रचंड की पार्टी हो, चाहे यूएमएल हो, कम्युनिस्ट, उन सारे लोग अब भी टच में हैं और एक जॉइंट स्टेटमेंट शायद वो देने वाले हैं, और वो उस स्थिति की वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये अब ये अगर ये नेपाल में एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती है जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नहीं है, तो ये एक विचित्र स्थिति होगी। क्या किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में वो लाएंगे उस केयरटेकर गवर्नमेंट को? क्या वो राष्ट्रपति के जो मैंडेट, राष्ट्रपति का जो मैंडेट है, जो पावर है, क्या उसको ओवर रूल करके वो बनेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट? तो ये सब सवाल है जो नई परिस्थितियां उभरेगी, और जो मुझे लगता है कि ये एक नई अनिश्चितता की तरफ नेपाल को ढकेल सकता है, और जी। जिसमें न सुलह होगा, न समझौता होगा, एक अनिश्चितता होगी, और जो भविष्य में और क्योस की तरफ ले जा सकता है। जी। विश्वेंद्र जी, जी आप इस विषय पर क्या आपका ओपिनियन है? बिकॉज आप न केवल नेपाल के संविधान को ठीक से जानते हैं, बल्कि उसके रचयिताओं में से एक हैं। आप जिन लोगों ने संविधान को बनाया है, उनमें आप शामिल हैं, संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, आप मंत्री जी रहे हैं, आप पार्लियामेंट के सदस्य रहे हैं। आपको जी क्या लगता है कि राष्ट्रपति के रहते हुए उसकी कोई सहमति न लेना, उससे कोई कंसल्टेशन न करना, ये आर्मी का जो मैंडेट है वो तो सुरक्षा का है, देश की रक्षा का है। अगर वो एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए निगोशिएट कर रही है लोगों से, अलग अलग लोगों से राय ली जा रही है, कुछ लोगों के बारे में पता चला है कि उनके नाम आए, जैसे एक नाम आया दुर्गा परसाई, अब पता नहीं, ये सुना है कि कोई व्यवसायी हैं, और वहां पर क्लैश हुआ कि उनके नाम पर असहमत जो लोग थे वो शायद वॉकआउट कर गए। ये टाइम्स ऑफ जी इंडिया की खबर है, ये मेरी अपनी खबर नहीं है, और किसी ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पर ये खबर छापी है। तो जी इसके सारी सारी इन सूचनाओं के बीच आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ आपके मुल्क में इस वक्त हो रहा है? देखिए, ये जो केपी शर्मा ओली की जो सरकार अब दस्त हुई नहीं, ये सरकार रिजाइन करके चली गई। संविधान ये कहती है कि अभी टेक केयर गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है ही।
और सारे नेपाल के पार्टी के लीडर को और जो मिनिस्टर लोग हैं उनको सेना ने सुरक्षित रखा है अपने जगह पे। दूसरा बात यह है कि जब राष्ट्रपति जी को अभी सारे देश के लोगों के कहना यह है कि संविधान होते हुए भी संविधान से बाहर जाके कोई सरकार बनने का संभावना नहीं है, और जीएनजी के जो कुछ लोग हैं उनको ये समझ में आया है, क्योंकि मैं भी 6-7 दिन से आंदोलन में ही हूं। मैं भी केपी ओली के जो सरकार है और उनकी रवैया है, वो सरकार के रवैया को हटाने के लिए, सरकार को हटाने के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत किया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि संविधान आपको, चाहे वो सुशीला कार्की हो, चाहे वो जो भी लोग हो जिनका नाम आ रहा है, सहमति हो तब भी, असहमति ना हो तब भी, सहमति हो गया तब भी राष्ट्रपति के यहां जाना होगा, और सहमति नहीं हुआ तो राष्ट्रपति महोदय जो टेक केयर गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के किसी मेंबर को लाएगा और उनको प्रधानमंत्री दे देगा और काम को आगे बढ़ाएगा। ये दोनों संभावनाएं बन चुका है। अब अभी जो मैसेज आ रहा है कि सेना अभी सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है, सेना अभी सारे काम को कर रहा है, करवा रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। सेना का कोई जो गतिविधि है वो संविधान के अगेंस्ट में नहीं है, सिर्फ वार्ता की बात है। जब जहां पे सरकार नहीं है, जहां मिनिस्टर नहीं है, जहां सेक्रेटरी नहीं है, जहां पे पुलिस नहीं है, जहां के पुलिस के लोगों पर भरोसा नहीं है और पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है, तो उस जगह एक ही रास्ता दिखाई देती है कि सेना के ही बीच में सरकार को बचाव करते हुए, संविधान को बचाव करते हुए इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति महोदय के सलाह मशविरा से ही ये काम आगे बढ़ता होगा। यदि ये काम आगे राष्ट्रपति महोदय के खिलाफ में यदि जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय से सेना सलाह मशविरा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है देश द्वंद्व में जाने का संभावना ज्यादा काफी बन चुका है अभी के समय पर। इसीलिए सेना के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो बड़ा संयमित तरीका से अभी सबके बीच में छलफल बात करके, क्योंकि लास्ट एजेंडा है, लास्ट सॉल्यूशन है इंटरिम गवर्नमेंट। अब अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को एक नया कदम लेना होगा, क्योंकि संसद में रहे दल और विपक्ष में रहे दल और जीएनजी के जो यूथ कमिटियां हैं उनको बुला करके मशविरा करके संवैधानिक नियमों के आधार पर इनको ये काम करना चाहिए। और करने के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को आह्वान भी किया है, निवेदन भी किया है, क्योंकि संविधान से ऊपर न सेना है न संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति है। संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति महोदय है और ये राष्ट्रपति महोदय को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए। जीएनजी के जितने नए पुस्ता के यूथ हैं उनका कहना सही है, मांग जायज है, तो उस मांग को राष्ट्रपति महोदय को मान लेना चाहिए और उनके सहमति में नई सरकार बनाने दी देनी चाहिए। और उस मंत्रिमंडल में 6-6 महीना के लिए आप प्रधानमंत्री बना सकते हैं, नहीं है, आप 6-6 महीना के लिए मंत्री बना सकते हैं। तो जीएनजी के जो यूथ है उनको जो जो मंत्रालय चाहिए वो मंत्रालय दे करके आगे बढ़ा देना चाहिए उनके सहमति सहकार्य में। ये सहमति होने का संभावना बहुत ज्यादा है। अब दूसरी सवाल ये खड़ा होता है कि इस संविधान को ना मानने वाले कुछ लोग हैं, जो 2072 के संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि ये संविधान खत्म हो गया, अब दूसरा संविधान नहीं है, इसीलिए बाहर से प्रधानमंत्री को चयन कर दिया जाए। तो ये जो है और जो है देश में अशांति हो जाएगी और इसको कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए, इसीलिए मित्र राष्ट्र लोगों से भी हम लोग अपील किए हैं कि संविधान से बाहर जाके कोई भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान से बाहर जाके कोई भी प्रेशर किसी को नहीं कीजिए। और सेना को
देश चलाने की जिम्मेवारी नहीं है। संविधान में सेना के लिए जगह है, सेना ने देश को माना है, संविधान को माना है, तो देश और संविधान को मान करके सेना को काम करना चाहिए। अब सवाल खड़ा होता है कि देश में राणा खत्म हो गया, जुर्म के कारण, गलती के कारण राणा खत्म हो गया, राजशाही और हिंदू राष्ट्र खत्म हो गई, और डेमोक्रेसी जो आई है, तो डेमोक्रेसी का विकल्प जो है राणा और राजशाही हिंदू राष्ट्र नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक लीडर ने यदि करप्शन किया तो उसको कस्टडी में ले चलो रूल की तरह, लेकिन उस जगह दूसरा जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको ला देना चाहिए। ये मान्यता का विकास अभी हो चुका है, और मुझे लगता है कि चारों लोगों का सहमति वो जो होने वाला है उसमें सहमति का संभावना बहुत कम है। अब दूसरे लोगों को कहना है कि इसमें ये आंदोलन बढ़ेगा। देखिए, आंदोलन जो बढ़ना था वो 2 दिन में बढ़ चुका है। अब उससे ज्यादा जो जितना गुस्सा था वो सारा गुस्सा बाहर आ गया लोगों का। जो ये 10 साल का जो गुस्सा था, जो केपी ओली को ब्राह्मणिस्ट सरकार, कम्युनिस्ट नहीं ब्राह्मणिस्ट सरकार कहा जाता था, इसको निरंकुश तानाशाही सरकार कह रहा था। केपी ओली को ब्राह्मण ही नहीं, सिर्फ देखिए कोई और भी ब्राह्मण है, जो बहुत सारे ब्राह्मण ईमानदार है देश में, 1 रुपया भी भ्रष्टाचार नहीं किया, करप्शन नहीं किया, एंटी करप्शन में है, कांग्रेस में है और पार्टी में है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि केपी ओली तानाशाही, निरंकुश, भ्रष्ट और माफियाओं की सरकार थी, इसको ध्वस्त करना, गिराना जरूरी था, और इसको कंधे पे रख रहे थे कांग्रेस के करप्ट को कोऑपरेट करने वाले जो है करप्ट लीडर थे शेर बहादुर देवा, ये इनको बचा रहा था। ये दोनों के कारण से सरकार चल रही थी, अब दोनों को जनता ने नीचे ला दिया है। तो मेरा ये मानना है जी। विश्वेंद्र जी, मैं बिल्कुल एक संक्षिप्त आपका जवाब चाहता हूं। अभी दिन में हमारे चैनल पर हमारे देश के बहुत जाने माने, बल्कि पूरे साउथ एशिया के बहुत जाने माने नेपाल एक्सपर्ट प्रोफेसर SD मुनि साहब आए थे, और उन्होंने मुझसे बातचीत में एक सवाल उठाया, और जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने नेपाल की सेना के धैर्य और उसके प्रयासों की तारीफ की, लेकिन साथ में ये सवाल उठाया कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल पर, पार्लियामेंट ऑफ नेपाल पर, सिंह दरबार पर अगर इतना जबरदस्त हमला जब हो रहा था उपद्रवी लोगों का, जो आंदोलन के नाम पर, बदलाव के नाम पर आए थे, पहले दिन तो वाकई ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन जब इतना भयानक हमला हुआ तो सेना ने रोका क्यों नहीं? तीसरे दिन सेना जब आई तो बिल्कुल रुक गया, हिंसा रुक गई। तो हिंसा अगर रुक गई तो सेना ने 2 दिन क्यों हिंसा होने दी इतनी ज्यादा, खासकर दूसरे दिन? और उन्होंने तीनों बिल्डिंग्स को, जो डेमोक्रेसी की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं, उनको बचाया क्यों नहीं? न्याय की, न्यायालय की, पार्लियामेंट की, ये क्यों नहीं बचाया? ये एक सवाल। देखिए उनका सवाल जायज है, माननीय SD मुनि साहब का जो सवाल है वो जायज है, लेकिन मैं आपको उन सवालों का जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं। सेना ने, सुनिए, सेना ने रक्षा करने का काम किया, पुलिस के साथ में सेना भी था, लेकिन उस जगह माहौल इतना खड़ा था कि मैं भी आंदोलन में था। यदि सेना सुरक्षा के लिए बाहर आता तो ये 20 लाख लोगों के बीच में कहां से आता? हेलीकॉप्टर से वो कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए सेना ने जो धैर्यता अपनाई, सेना ने जो सुरक्षा का जिम्मा लेकर के जिसको बचाना था, सारे लीडरों को सेना ने बचाया, सारे कर्मचारियों को सेना ने बचाया। सुनिए, सेना ने सबको बचाया है। सेना ने किसी को ये नहीं कहा कि भैया आप यहां जलाओ। सवाल ये खड़ा होता है कि सेना पर कोई भी सवाल खड़ा करने से पहले उनकी भूमिकाओं को समझना चाहिए। सेना ने एक कमजोरियां की है, देखिए सेना ने एक कमजोरियां की है, जो सुरक्षा करना चाहिए नहीं किया। लेकिन ये कहने की बात है, ये रियलिटी क्या है कि सेना पुलिस के सशस्त्र के साथ में था, सुरक्षा में था, लेकिन जन सैलाब इतना बड़ा हुआ कि वो शिवेंद्र जी आपके पास मैं फिर आऊंगा। हाँ संजय जी, आपने शिवेंद्र जी को सुना, हमने भी सुना।
लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अभी जो नेपाल की जो स्थिति है, उसमें आपको क्या लग रहा है? आखिर किधर जा रहा है देश? क्या वाक़ई जो एक डेमोक्रेसी जो फेडरल डेमोक्रेटिक जो रिपब्लिक है, वो आपको लगता है कि बरकरार रहेगा और उस पर कोई आँच नहीं आने वाली है? या जो इस बीच में डायलॉग चल रहा है पर्दे के पीछे, इसमें जिस तरह के लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि तरह-तरह की आशंकाएँ उठ रही हैं? बहुत सारे लोग जैसे चर्चा हो रही है कि साहब एक ऐसा विधान बनना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसमें आरक्षण ना हो, जिसमें जो 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 संविधान के प्रावधान जो हैं बहुत सारे फेडरल स्ट्रक्चर के वो ना हों। इस तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं, जो अखबारों में, वेबसाइटों में छप करके आ रही हैं। या तो ये पूरी तरह गप है, पूरी तरह गलत है या अगर इसमें तनिक भी सच है तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, अगर अगर सेना जिन लोगों से वार्तालाप कर रही है, नेगोशिएशन कर रही है सरकार बनाने के लिए, और सेना अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करते हुए अगर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त देती है, तो समझिए कि जो अभी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंतर्गत अभी राष्ट्रपति वहाँ हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए दरकिनार कर दिया जाएगा। ये डर है। तो क्या अब सेना के व्यवहार पे डिपेंड करता है कि क्या सेना अगर कि जिसको भी अंतरिम सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते हैं, क्या वो सहमति एक कंसेंसस बिल्डअप करेंगे राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति को इन्वॉल्व करेंगे इस प्रोसेस में, और फिर राष्ट्रपति दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है उसको इन्वॉल्व करेंगे। अगर कायदे से देखा जाए एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अभी ओली चूंकि रिजाइन तो कर दिए, लेकिन ही इज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो उनको उनके जगह जो भी आएगा, नया कोई आएगा, तो वो कंसेंसस राष्ट्रपति को ही बनाना पड़ेगा और राष्ट्रपति के कंसेंट से बनेगा। अगर सेना अध्यक्ष खुद अपना काम करते हैं और दरकिनार करते हैं राष्ट्रपति को, तो ये समझिए कि जो जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में लागू हुआ, उसको समझिए कि वो खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारे हक और अधिकार उस नए कॉन्स्टिट्यूशन में जो दलितों को मिले और जो मधेसियों को मिले और भी दूसरे जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को मिले, वो सारे सारे प्रोविजंस, सारे प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगे। और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो बनाएंगे, जो भी लोग नए लोग आएंगे, तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, चूंकि ये 8 साल इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करके ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में आया। तो अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये आंदोलनकारी बनाते हैं और तो वो जल्दी में किया हुआ कदम होगा, और बहुत जो एक बड़ी आबादी जो देश की है, जो उनको दरकिनार करके किया होगा। तो ये ऐसा अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो एकदम से ये अनिश्चितता की तरफ ले जाएगा, अशांति की तरफ ले जाएगा, और ये इसमें इसमें ये नेपाल एक डिस्टेबलाइज्ड नेशन हो जाएगा। इसमें जिम्मेवारी है आर्मी की, और इसमें जी पूछ रहे कुछ? हाँ, हाँ, जी, जी, मैं ये यही इसी बारे में जानना चाहता था कि आपने जो कहा लेकिन राष्ट्रपति कहीं अभी पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी मैंने एक भी ऐसी खबर नहीं पढ़ी अब तक नेपाल से आने वाली, जिसमें कहीं भी ये कहा गया हो कि महामहिम राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों से या विभिन्न समूहों से या या आई मीन जेड से किसी तरह से कोई चर्चा की है और इन लोगों ने उनसे मुलाकात की है। अभी कहीं इस तरह की चर्चा नहीं सुनी। सब कुछ जो यस। सुनाई दे रहा है कि आर्मी की तरफ से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। एक हाँ तो एक बात है। दूसरी बात कि ये बात सही है कि मिस्टर ओली की सरकार बेहद अनपॉपुलर थी, बहुत ब्यूरोक्रेटिक, बहुत ऑटोक्रेटिक, बहुत करप्ट भी कही जा रही है। हालाँकि इन सब चीज़ों की कमीशन से जाँच कोई कराएगा तो ज़्यादा प्रामाणिक बात कही जा सकेगी। हम तो आरोपों की केवल चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़िंदा हैं, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी। एक सरकार अगर किसी पार्टी की बुरी है तो सारा पार्टी सिस्टम को आप नहीं कह सकते कि सब खराब है। उसमें भी अच्छे लोग हो सकते हैं, अच्छे लोग आ सकते हैं अगर उनको नुमाइंदगी मिले।
मेरा ये कहना है कि अभी तक किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से कोई डिस्कशन सुनाई नहीं पड़ा है इस प्रक्रिया में कि अंतरिम सरकार का मुखिया कौन हो या नहीं हो। तो इस स्थिति को कैसे आप देखते हैं? देखिए, अगर वही तो अगर ये आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल, ठीक है, रूलिंग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल थी और उसके सहयोगी पार्टी नेपाली कांग्रेस थी, लेकिन दूसरे भी तो दल हैं, उनसे उनसे आप उससे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, उनसे आप एक नई नई नीति तैयार करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। अगर इन 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 जो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को अगर बात आप नहीं साथ लेकर चलेंगे, तो ये एक ऐसी सरकार होगी जो समझिए कि जो एक एक नई धारा लेकर आ जाएगी और एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अभी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको दरकिनार कर देगी। इससे इसमें पॉलिटिकल जो सिक्योरिटी मिलना चाहिए देश को, स्टेबिलिटी मिलना चाहिए नेपाल को, उससे आएगा नहीं। और नेपाल एक एक और भी समझिए अनिश्चितता के ही तरफ चला जाएगा। अब मेरे ख्याल से ये समझ नेपाल के जो सेना अध्यक्ष है उनमें होगी, और वो समझेंगे कि जो इसका प्रभाव क्या होगा अगर ये यूनिलैटरली सब चीज़ काम करेंगे। उनको कंसेंसस, थोड़ा सा माहौल शांत होने देना चाहिए और एक कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए, जिसमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी इन्वॉल्व करें। बड़ी दलें हैं, सब 50 साल 100 से भी ऊपर की पार्टियां हैं, और उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, वो और इतने दिनों से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें ये है कि जो इसको सब साथ लेकर चलना जी, चाहिए, आप जो अभी ये मैं मान रहा हूँ। जी, बिल्कुल आखिरी सवाल विश्वेंद्र पासवान। अरे नहीं, जी बिल्कुल आखिरी सवाल, और मेरे पास सिर्फ इस वक्त बचा है 2 मिनट, तो हम 1.5-2 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, आप भूतपूर्व मंत्री हैं, भूतपूर्व सांसद हैं, लेकिन अभी तक जो अंतरिम सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही है उसमें आप जैसे लोगों को भी, जहां तक मेरी जानकारी है आप इसको बताएंगे, आपको भी इनवाइट नहीं किया गया है किसी डिस्कशन में। आप जैसे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वहां का, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें से भी किसी को नहीं बुलाया गया है। लेकिन हमने सुना है कि जो अखबार की खबर है, और देश के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को इन्विटेशन देने की बात आई है कि उसको भी बातचीत में शामिल किया जाए, जिसके नेता रवि लक्ष्माने वो जेल में थे और किसी कोऑपरेटिव स्कैंडल में, और उनको भी जेल तोड़ करके कल परसों बाहर किया गया था भीड़ द्वारा। और इसके अलावा दुर्गा परसाई जो व्यवसायी हैं उनको इसमें इन्वॉल्व करने की बात आई है। किसकी तरफ से आई है मैं नहीं जानता, लेकिन जो रिपोर्ट है वो आई है। तो ऐसे लोगों को तो अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार किस प्रकार की बने, कौन इसका मुखिया हो या कौन इसके मेंबर हो, इस तरह के लोगों से डिस्कशन की बात आ रही है। लेकिन आप जैसे लोग या नेपाली कांग्रेस या दूसरी और जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो बड़े नेता हैं जो सरकार में नहीं थे या जिन पर कोई करप्शन का मामला नहीं है, उन लोगों से डिस्कशन का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। तो ये क्या इसको कहेंगे आप? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, सेना जिन जिन को बुलाए थे वो लोग सेना को मिलने गए, और सेना को मिल करके जब वो वापस आए तो वो निराश हो गए, क्योंकि सेना ने कहा कि राजनीतिक दल जो है, जो ये लोग है जो आंदोलन में था, उनको भी आप राय मशविरा करके आइए। लेकिन जैन जी के नए पुस्ता के जो नौजवान है, बच्चे हैं हमारे, उन्होंने कह दिया कि हम किसी पार्टी के इशारे पे नहीं हैं और हम किसी से मशविरा नहीं करेंगे। 4000 लोगों के बीच में उन्होंने जूम मीटिंग किया और मशविरा कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ क्लियर हो जाता है कि उनके कहने से या कोई मीडिया को कह देने से रवि लामेछाने को और दुर्गा परसाई जो दरबार के राजा और हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको बुला करके उनसे मशविरा करेंगे, ऐसा कोई सिनारियो नहीं देखा है। संविधान से बाहर जाकर के कोई भी गवर्नमेंट बनेगा तो मैं विश्वेंद्र पासवान नहीं जा सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राजशाही और हिंदी राष्ट्र की डिसीजन करके जो भी पार्टियां आगे बढ़ेगा, उस आंदोलन को कोई मदद नहीं मिलने वाला है।
तीसरा बात ये क्लियर है कि राष्ट्रपति महोदय अभी राष्ट्रपति भवन में है, सारे राष्ट्रपति महोदय के जिम्मेवारी में ये काम आगे बढ़ना चाहिए, मुझे विश्वास है। और सेना यदि गलत निर्णय लिया तो सेनाएं नहीं पूरे नेपाल को ले डूबेगा, तो ये जैसा गलत काम सेना नहीं करेगा। ठीक है, थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और विश्वेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कार्यक्रम में आकर अपनी बात रखी। ठीक है। तो दोस्तों, इसी टिप्पणी के साथ आज का कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। धन्यवाद।